हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की इस वीडियो में हम इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए हुए। देखिए, इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसे हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। ये एक 3 टियर सिस्टम है जिसके 3 हिस्से हैं। उसे पहले हिस्से को हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं, जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे होता है। दूसरे हिस्से को हम सेकेंडरी हेल्थ केयर कहते हैं और तीसरे हिस्से को टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं। एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शियरी हेल्थ केयर क्या। तो जैसा कि इस इमेज से स्पष्ट हो पा रहा है, जैसा मैंने बोला अभी, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे यानी विलेज के लेवल पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं। तो ये प्राइमरी लेवल कहलाता है। प्राइमरी लेवल क्या है? प्राइमरी लेवल में सबसे पहले गांव के लेवल पे, गांव के स्तर पे, वैसे भी मतलब जो थोड़े बड़े गांव है, जैसे जिनकी जनसंख्या 3000 से 5000 के बीच में है, उन गांवों के स्तर पे सब हेल्थ सेंटर्स होते हैं। इन्हें हम सब सेंटर्स भी कहते हैं। तो ये सब हेल्थ सेंटर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 3000 से 5000 के पॉपुलेशन पे एक सेंटर होता है। ठीक है। जो ऐसे गांव अगर होंगे जहां जिसकी आबादी 3000 या 5000 हो या उससे ज्यादा होगी थोड़ी, तो वहां पे एक सब हेल्थ सेंटर यानी सब सेंटर पाया जाएगा, जहां पे एएनएम दीदी बैठती हैं। ठीक है। वहां पे डॉक्टर नहीं होते हैं, वहां पर एक एएनएम होती है जो कि ट्रेन्ड स्टाफ होता है हेल्थ डिपार्टमेंट का। वो सुई देने के लिए और कुछ बेसिक चीजों की जानकारी के लिए, बेसिक चीजों को, बच्चों को वैक्सीन देने के लिए, महिलाओं को वैक्सीन देने के लिए और कुछ दूसरी जानकारी देने के लिए वो उपलब्ध होते हैं। इसे हम, ये प्राइमरी हेल्थ केयर का हिस्सा है। प्राइमरी लेवल पे सबसे पहले गांवों में सब हेल्थ सेंटर्स हैं। इनके ऊपर फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कितनी जनसंख्या पे पाए जाते हैं? बेसिकली ये 20,000 से 30,000 की आबादी वाले गांवों पे होते हैं। तो एक गांव की आबादी तो इतनी जनरली नहीं होती है, तो 2, 3 या 4 गांव या उससे भी ज्यादा, कई बार 5-6 गांवों को मिला करके आबादी जब इतनी होती है 20,000 से 30,000, तो उस लेवल पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं। यहाँ पे 1 या 2 डॉक्टर आमतौर पे होते हैं, कुछ 2-3 नर्सेज होती हैं। यहाँ पे माइनर माइनर बीमारियों की, जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, इन सब चीजों का इलाज किया जाता है। अब इससे ऊपर जब चलते हैं, तो अभी आपने देखा एक गांव के स्तर पे, एक गांव के क्लस्टर के लेवल पे, गांव के लेवल पे सब हेल्थ सेंटर्स हैं, उसके ऊपर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। अब हम आते हैं सेकेंडरी लेवल पे। ये क्या है? ये गांवों का क्लस्टर ही है, लेकिन ये क्लस्टर ज्यादा बड़ा होता है। जैसे कि आपको पता होगा, डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट के वर्क के लिए, डेवलपमेंट के काम के लिए ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में एक डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करते हैं फिजिकली। वो बाउंड्रीज खींची होती है बेसिकली ग्राफ पे, ऊपर उसमें नक्शे के ऊपर, तो वो ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। वो ब्लॉक्स को के लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ये डिस्ट्रिक्ट को जब हम छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करते हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए, हम उसे ब्लॉक कहते हैं। तो ब्लॉक के लेवल पे जो होते हैं उसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कहा जाता है। अब ये क्या होता है? ये जनरली आबादी, कितनी कितनी आबादी पर एक हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है? वो बेसिकली 80,000 से 1,20,000 पे एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए। कुछ ऐसे स्टेट्स जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत अधिक है, जैसे कि यूपी है, बिहार है, इन सब जगहों पे ये पॉपुलेशन की संख्या थोड़ी ज्यादा भी दिखेगी आपको। 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1.75 लाख पे भी एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आपको दिख सकता है। ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स ब्लॉक लेवल पे होते हैं, इसलिए ये सेकेंडरी लेवल का यानी सेकेंडरी हेल्थ केयर का हिस्सा है। यहाँ पे आमतौर पे जनरली 3 या 4 डॉक्टर मिलेंगे, 8-10 नर्सेज मिल सकती हैं, कुछ ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं, कुछ ज्यादा बीमारियों का इलाज होता है, कुछ और दूसरी फैसिलिटीज भी होते हैं। यहाँ पे दांतों के डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर भी आपको मिल सकते हैं। इस तरीके की फैसिलिटीज होगी। यहाँ पे एक्सरे वगैरह की भी फैसिलिटीज होती है। इसी के ऊपर में ब्लॉक जहाँ पे होता है, ब्लॉक ऑफिस जहाँ पे होती है, जिस जगह पे ब्लॉक हेडक्वार्टर होता है, उस जगह पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है।
तो ये सेकेंडरी लेवल का हिस्सा है। सेकेंडरी लेवल पे सेकेंडरी हेल्थ केयर में दो तरीके के हॉस्पिटल होते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एक हम कहते हैं, जो कि 1,20,000 के लगभग में पॉपुलेशन पे होते हैं, और उनसे ऊपर एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पे आपको 10 से 20 डॉक्टर्स भी, 10 से 15 डॉक्टर, 20 डॉक्टर भी मिल सकते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्थिति दिखेगी। उतने ही ज़्यादा नर्सेज होंगे, और काफ़ी लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। काफ़ी बीमारियों का यहाँ पे इलाज होता है। यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटीज़ भी आपको लगभग मिल जाएगी। एक्सरे वगैरह की, दांतों के साथ साथ आँख और दूसरी बड़ी बीमारियों का भी यहाँ पे इलाज संभव है। यहाँ पे हर वक्त डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं, नर्सेज भी उपलब्ध होती है। तो ये तो हो गया सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल जैसे मैंने कहा ब्लॉक के लेवल पे है। प्राइमरी लेवल क्या, विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेजेस के समूह के लेवल पे है। तो प्राइमरी लेवल पे हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। सेकेंडरी लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, SDH इसे हम शॉर्ट में कहते हैं। और टर्शियरी लेवल पे यानी तीसरे स्तर पे, एकदम टॉप पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होंगे, यानी जिले का जहाँ पे हेडक्वार्टर होगा, जहाँ पे DM बैठते हैं, जहाँ पे और दूसरे SSP वगैरह बैठते हैं, तो उस जगह पे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। ये हॉस्पिटल्स बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पे कई सारे डॉक्टर्स और कई सारे नर्सेज होते हैं। यहाँ पे हर तरीके के बीमारियों के इलाज की सुविधा होती है। हाँ, बहुत जो खास बहुत सीरियस बीमारियां हैं उनके इलाज की सुविधा होगी जरूर, लेकिन उतनी अच्छी सुविधा नहीं हो सकती है शायद। उसी तरीके से कुछ जिले में जहाँ पे मेडिकल कॉलेज होते हैं, जहाँ पे सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस के साथ हॉस्पिटल्स भी होते हैं। इस तरीके के उन्हें हम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स कहते हैं। इस तरीके के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स बहुत विशाल होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या बहुत अधिक होती है। यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी पाए जाते हैं हर एक एरियाज में। जैसे कोई ऑर्थोपेडिक मिलेगा, कोई गाइनोकोलॉजिस्ट मिलेगा, कोई आई स्पेशलिस्ट मिलेगा, फिजियोथेरेपी के लिए भी सुविधा होती है, और भी दूसरे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी होते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, और इस तरीके के हर एक तरीके के ट्रीटमेंट, हर एक तरीके के इलाज की यहाँ पे सुविधा उपलब्ध होती है। तो लेकिन ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमारा हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर ये है। हेल्थ केयर सिस्टम का स्ट्रक्चर इंडिया में इस तरीके का है। हर एक स्टेट में, हर एक यूनियन टेरिटरी में आपको इसी तरीके का स्ट्रक्चर कमोबेश देखने को मिलेगा। प्राइमरी लेवल पे ये है ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है, सेकेंडरी लेवल पे ये ब्लू कलर में जो बीच में है, और ये टर्शियरी लेवल पे ये जो लाइट येलो कलर में आपको दिख रहा है, ये विलेज और क्लस्टर ऑफ विलेजेस पे है, ये ब्लॉक लेवल पे है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो अभी आपने स्ट्रक्चर देखा प्राइमरी हेल्थ केयर का, सेकेंडरी हेल्थ केयर का और टर्शियरी हेल्थ केयर का। इतने सालों में, आज़ादी के बाद लगभग 75 सालों में काफ़ी कुछ तरक्की भी हुई है, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुई है हमारे हेल्थ सर्विसेज में और हेल्थ स्टेटस में। उसमें से कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं? सबसे पहले तो कि डेथ रेट में कमी आई है, यानी जो डेथ रेट थी वो डेथ रेट में काफ़ी कमी आई है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी एट बर्थ, मतलब एक एवरेज निकालते हैं कि जिस समय आदमी की व्यक्ति का जन्म हो रहा है उस वक्त उसकी कितनी उम्मीद है कितने सालों तक जिंदा रहने की, उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहते हैं। तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में पिछले 75 सालों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। कभी किसी जमाने में 1947 या 1950 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 या 40 वर्ष की हुआ करती थी। आज हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो 69 ईयर्स है, 69 साल है। उसी तरीके से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो जन्मजात शिशु के मृत्यु दर है वो उसमें काफ़ी गिरावट आई है, काफ़ी कमी आई है। हालांकि कुछ विकसित देशों के मामले में मुकाबले ये अभी भी काफ़ी हाई है, लेकिन फिर भी जो पहले यहाँ पे दर थी उसके मुकाबले में काफ़ी कमी आई है। और बहुत सारे डेडली डिजीज जैसे कि टीबी हो गई, HIV हो गया, इन पे काफ़ी नियंत्रण किया जा सका है। तो ये ब्रॉडली ये 3-4 तरीके की डेवलपमेंट हुई है जो याद रखने के लिए काफ़ी आसान है। इस तरीके से अगर हम कहें तो कि क्या डेवलपमेंट हुआ है हेल्थ सर्विसेज में इंडिया में, तो डेथ रेट में कमी आई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ उसमें काफ़ी इंक्रीज हुआ है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, यानी कि जन्मजात बच्चों के
मृत्यु दर में काफी कमी आई है और बहुत सारे डेडली डिजीज में काफी कंट्रोल किया गया है। आइए अब विस्तार से देखते हैं कि हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस क्या है इंडिया में। तो सबसे बड़ी बात तो यह है, जैसा अभी आपने देखा प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शियरी लेवल पे आज़ादी के बाद पिछले 75 सालों में, लास्ट 75 ईयर्स में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं यानी कि हेल्थ सर्विसेज है, उसमें जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और टर्शियरी लेवल पे, ये सेंटर्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल्स में और डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, इनकी संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो जो आज से 75 साल पहले स्थिति थी, उन के मुकाबले आज बहुत अधिक संख्या में हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स हैं, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में भी, यानी कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स में आज भी जो है बहुत बड़ी आबादी के लिए हेल्थ जो सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं प्राइमरी लेवल पे भी, वो बहुत दूर दूर पे स्थित है। तो बहुत गांव वालों के लिए, बहुत से गांव वालों के लिए हर एक स्टेट में, अगर पूरे इंडिया की बात हम करें तो हर एक स्टेट में बहुत सारे गांव जो इंटीरियर में हैं, जो काफी अंदरूनी हिस्से में हैं, उनके लिए हॉस्पिटल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आज भी 20-20 किलोमीटर दूर या 25 किलोमीटर दूरी पे है और वहाँ पे काफी जो जरूरी संख्या में डॉक्टर्स हो या नर्सेज होने चाहिए, उनकी भी कमी है। तो इस वजह से आज भी जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम यानी कि जो सरकार का हेल्थ सिस्टम है और फैसिलिटीज, वो भी बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए सफिशिएंट नहीं है। इतना फैलाव हुआ है हमारे यहाँ पीएचसी और सीएचसी और डीएच और एसडीएच में, लेकिन उसके बावजूद भी अभी पूरी जनसंख्या के लिए यह सफिशिएंट नहीं हो पाया है। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो ये कि रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज के बीच में बहुत बड़ा डिवाइड है। यानी जो हेल्थ फैसिलिटीज अर्बन एरियाज में है, उसके मुकाबले रूरल एरियाज में हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज वो बहुत कम है। यानी रूरल एरियाज में, गांवों में आज भी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो काफी दूरी पे हैं। बहुत सारे गांव के लोगों को हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाने के लिए अभी भी 25-30 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। रोड की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अभी अच्छी नहीं है, उनके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचना ही मुश्किल हो पाता है। तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की हम क्या बात करें। और यही वजह है कि चूंकि अर्बन एरियाज में रिच ज़्यादा है, रूरल एरियाज में पॉवर्टी अधिक है, रूरल एरियाज में पुअर पॉपुलेशन की संख्या अधिक है। तो क्या होता है कि एक जो है वो गवर्नमेंट की जो हेल्थ फैसिलिटीज है उसे अवेल करने के लिए रिच एंड पुअर के बीच में एक बहुत बड़ा डिवाइड हो जाता है। यानी जो पुअर पॉपुलेशन है, जो रूरल एरियाज में इंटीरियर एरियाज में है खास करके, उनके लिए सरकार का क्या हेल्थ केयर सिस्टम यानी सरकार के हॉस्पिटल्स में इलाज करा पाना मुश्किल हो पाता है। और अर्बन एरियाज में चूंकि ज्यादा है, वहां पे एक्सेस भी अच्छा है, यानी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी अच्छी हैं। तो अर्बन एरियाज में जहाँ पे रिच हैं, वो ज्यादा अच्छे से सरकार के हेल्थ सिस्टम की सुविधा का लाभ उठा पाते हैं। जो इसके बाद मुख्य बात है वो ये है कि जो महिलाओं की हेल्थ स्टेटस है, महिलाओं के हेल्थ स्टेटस में अभी भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। अभी भी उन्हें लेकर के महिलाओं के हेल्थ स्टेटस में बहुत सारी समस्याएं हैं और अभी भी उसमें काफी सुधार की गुंजाइश है। तो खास करके रूरल एरियाज में पीएचसी और सीएचसी में बहुत सारी महिलाओं को जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिलेटेड है, वो बहुत सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। खास करके कुछ हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो है फीमेल फिटिसाइड एंड मोर्टेलिटी को लेकर के, यानी कि गर्भ में ही जो पता कर लिया जाता है कि होने वाला बच्चा, उसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, और फीमेल होता है तो वो उसे कुछ मेडिकल फैसिलिटीज के द्वारा, दवाओं के द्वारा उसे खत्म कर दिया जाता है, जिसे हम फीमेल फिटिसाइड कहते हैं। जब वे फीमेल फीटस को लेकर के होता है
तो वो फीमेल फिटिसाइड की बहुत बड़ी संख्या अभी भी हो रही है, बहुत बड़ी संख्या में फीमेल फिटिसाइड हो रहा है हमारे सोसाइटी में, इंडिया में। और नवजात शिशु में जो लड़कियां हैं उन लड़कियों की डेथ रेट भी अभी काफी हाई है। अब बेहतर ये स्थिति तो ये है कि अगर ये सरकारी सिस्टम की तो स्थिति अच्छी नहीं है, खास करके रूरल एरियाज में स्थिति और भी ज्यादा खराब है। प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे भी कुछ हैं उपलब्ध, जिनके माध्यम से समस्या में का कुछ समाधान हो पाता है। वो कुछ सुविधाएं दे पाते हैं, लेकिन वहां पे जा करके गांव के लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, शहर के लोगों को भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है ट्रीटमेंट का। लेकिन खैर प्राइवेट सेक्टर हेल्थ फैसिलिटीज़ पिछले 25-30 सालों में शहरों में भी और गाँवों रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी बढ़ी है। उसके वजह से सिचुएशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। कई सारी एनजीओज भी जो है वो भी कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ चला रही है छोटे छोटे रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे हेल्थ सुविधा जो है, हेल्थ फैसिलिटीज़ गाँव वालों को बहुत कम पैसे पे या नहीं के बराबर पैसे पे या बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है, जिसके वजह से हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी काफ़ी बेहतरी आई है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है रूरल एरियाज़ में लोगों को। दूसरा, जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो पहले से रहा है, जिसे हम आयुष कहते हैं, जो जिसका एक्सपेंशन अगर हम करें तो उसका मतलब होता है आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। इसकी भी कुछ सुविधाएं हैं, इसके भी कुछ आयुष डॉक्टर्स हैं, इसकी भी पढ़ाई हो रही है इंडिया में। अलग अलग आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं, नेचुरोपैथ डॉक्टर्स हैं, यूनानी डॉक्टर्स होते हैं, होम्योपैथ डॉक्टर्स होते हैं, जिनकी संख्या भी काफ़ी अधिक हो रही है। इनकी पढ़ाई में भी बढ़ोतरी हुई है और ऐसे डॉक्टर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी इस तरीके के काफ़ी सारे डॉक्टर्स, आयुष डॉक्टर्स हम इन्हें कहते हैं, वो उपलब्ध हो पा रहे हैं। अब ये देखा जाए तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो ये दिखता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो हुई है। काफ़ी बड़ी संख्या में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी बनाए गए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस भी बनाए गए हैं। लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई है। प्राइवेट सेक्टर ने भी काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए हैं, हालांकि वो पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही है और जो लोग पे कर सकते हैं उनके लिए तो हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है। तो प्राइवेट सेक्टर्स और एनजीओ के माध्यम से भी जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाया गया है। लेकिन इन सबों के बावजूद भी अभी भी जो है वो बहुत कुछ यहाँ इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप बाकी बचता है। तो जैसा अभी मैंने बताया आपको, उससे स्पष्ट होता है कि हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर में क्या-क्या चैलेंजेस हैं अभी। एक तो सबसे बड़ा जो मैंने रूरल अर्बन डिवाइड और पुअर और रिच के बीच का जो डिवाइड बताया आपको कि हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए रूरल एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे सुविधाएं भी कम है, वहाँ पे लोगों के पास पैसा भी कम है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो सभी गांवों तक नहीं पहुँच पा रही है। बहुत सारे गांव इंटीरियर्स में हैं जहाँ की लोगों को 25-30-20 किलोमीटर तक जाना पड़ता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुँचने के लिए, जहाँ पे बहुत कम डॉक्टर पाए जाते हैं, जहाँ पे सारी सुविधाएं भी नहीं है। जबकि अर्बन एरियाज में बहुत सारे गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट के हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। शहरों में रहने वाले लोगों के पास पैसे भी गांवों में रहने वाले लोगों के मुकाबले ज़्यादा हैं, लेकिन वो वहाँ पे गवर्नमेंट की सुविधा, गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी उपलब्ध है बजाय कि रूरल एरियाज के। जो दूसरी चैलेंज वो उभर के ये आई है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हेल्थ सर्विसेज का, हेल्थ फैसिलिटीज़ का इंडिया में बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन अब हो रहा है। पिछले 25 सालों में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जिसके वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे भी और रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा एस्टैब्लिश तो हुए हैं। उनके द्वारा हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराई जा रही है, वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेज भी होती हैं, दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ पे पेमेंट ज़्यादा होती है, वहाँ पे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के, अधिकतर लोगों के पास, जिनके पास पैसे कम हैं, उनके लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि वो प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स में, प्राइवेट हेल्थ हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में जा करके इलाज करा पाएँ। जो तीसरी एक समस्या है कि हमारे यहाँ शहरों में भी और गाँवों में भी सैनिटेशन लेवल बहुत पुअर है।
यानी कि सभी घरों में, खास करके रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में भी, जहाँ पे आपको स्लम्स में दिखेंगे कि वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है घर में, वहाँ पे जो पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर है वो घरों में अवेलेबल नहीं है। पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर से मतलब है कि पाइप के द्वारा जो नीचे का पानी निकाल करके या नदी का पानी क्लीन करके या जलाशय का पानी क्लीन करके, जो साफ करके पाइप के द्वारा घर में पानी, साफ पानी उपलब्ध कराया जाता है पीने का, खाने का, वो सभी जगह नहीं है। गाँवों में, रूरल एरियाज में लोगों को पानी जा करके दूर से लाना पड़ता है, वो पानी उतना साफ नहीं होता है, जिसके वजह से हमारे स्वास्थ्य पे बहुत गलत असर पड़ता है और पेट की बहुत सारी बीमारियां जो हैं उसके वजह से उत्पन्न होती हैं। लेकिन पुअर सैनिटेशन लेवल जो है आज भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और इस वजह से हमारे हेल्थ पे भी बहुत उसका असर पड़ता है और हेल्थ खराब होती है। और हेल्थ खराब होने की वजह से फिर क्या होता है, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज के लिए ढूंढना पड़ता है, घूमना पड़ता है और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दूसरी एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर्स हैं या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो रूरल एरियाज में हो या अर्बन एरियाज में, वहाँ पे उनका मैनेजमेंट बहुत खराब है, उनका मेंटेनेंस बहुत खराब है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको भीड़ मिलेगी, लंबी लंबी लाइनें मिलेंगी। उनका ठीक से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया जा पा रहा है। वहाँ पे सफाई आपको नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा गंदगी मिलेगी। तो इन ये सब जो है, ये हमारे यहाँ आज भी इस तरीके के हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस जो हैं वो उपलब्ध हैं। अब ये जैसा आपको पता है कि कोविड-19 जो जिसे हम कोरोना भी कहते हैं, वो पैंडेमिक चला आ रहा है और इस दौरान देखा गया कि इस पैंडेमिक के दौरान कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम की जो वीकनेसेस है, जो अभी चैलेंजेस मैंने बात की, जो परेशानियाँ बताई, वो बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर के सामने आई। वहाँ पे देखा गया कि इंडिया में कि बहुत हॉस्पिटल्स की संख्या, महसूस किया गया कि हॉस्पिटल्स की संख्या हमारे यहाँ अभी भी काफ़ी कम है। गवर्नमेंट के जो पीएचसी और सीएचसी हैं उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में चाहे या पीएचसी या सीएचसी में डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज की बहुत कमी है। बहुत ज़्यादा जो सारा जो इक्विपमेंट होना चाहिए वो इक्विपमेंट काफ़ी कम है। तो इस वजह से ये पैंडेमिक के दौरान, कोरोना के दौरान हमने महसूस किया कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर पे अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्ग किया जाना, स्ट्रेंथन किया जाना अभी भी बहुत उसमें काम करने की ज़रूरत है। इस वजह से 2021 के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ केयर पे काफ़ी बढ़ा करके वो उसका बजट बनाया था। लगभग डबल से भी ज़्यादा 137% इंक्रीज किया गया था हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर। और इसका पर्पस ये था कि जो बहुत सारी ज़रूरतें हैं हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे हॉस्पिटल्स की संख्या, प्राइमरी हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की संख्या, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाना, नर्सेस की संख्या बढ़ाना, वहाँ पे इन सब सेंटर्स या हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स की संख्या बढ़ाना, इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराया जाना, इन सबों पे काम हो सकेगा, इन सबों में इम्प्रूवमेंट की जा सकेगी, ये सब उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इससे जो है हेल्थ केयर सिस्टम में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, काफ़ी इजाफा होगा। अब इसी पे एक बात फिर से निकल के सामने आती है जो अभी मैंने शुरुआत में भी कही थी कि जो अर्बन रूरल डिवाइड है और रिच पुअर डिवाइड है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे यहाँ ये हेल्थ सिस्टम का प्रॉब्लम रहा है, पहले भी था और आज भी है 75 सालों के बाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20% जो हॉस्पिटल्स हैं सरकार के वो रूरल एरियाज में लोकेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 80% हॉस्पिटल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 30% पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं। यानी 80% हॉस्पिटल्स जो हैं वो सिर्फ 30% पॉपुलेशन, यानी जो अर्बन एरिया में पॉपुलेशन है उसको सर्व करती हैं। और 80% हॉस्पिटल्स कहाँ हैं? वो अर्बन एरियाज में हैं। और 20% हॉस्पिटल्स कहाँ हैं गवर्नमेंट के? वो रूरल एरियाज में हैं। और रूरल एरियाज में पॉपुलेशन कितनी है? 70% पॉपुलेशन है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अर्बन रूरल डिवाइड हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है हेल्थ केयर में। अब एक और फैक्ट पे नजर डालते हैं। वो डेटा ये कहता है कि आउट ऑफ टोटल ऑफ 7 लाख हॉस्पिटल बेड्स, यानी रूरल अर्बन एरियाज में मिला करके पूरे इंडिया में
पूरे इंडिया में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला करके 7 लाख हॉस्पिटल के बेड्स हैं। हॉस्पिटल बेड्स कितने हैं? 7 लाख हैं, जिसमें से सिर्फ 11% यानी 77,000 के लगभग वो रूरल एरियाज में है। सिर्फ 77,000 बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स रूरल एरियाज में हैं। जो आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं, पूरे सभी स्टेट्स में, सभी यूनियन टेरिटरीज को मिला करके सिर्फ और सिर्फ 77,000 बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स रूरल एरियाज में है। और वो रूरल एरियाज में कितनी परसेंट पॉपुलेशन है? 70% पॉपुलेशन है। यानी 70% पॉपुलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 77,000 यानी 77,000 हॉस्पिटल बेड्स हैं। एंड देयर आर ओनली 0.36 हॉस्पिटल्स, 0.36 हॉस्पिटल्स और 1 लाख पीपल एक इन रूरल एरियाज। 1 लाख जनसंख्या पे एक हॉस्पिटल भी नहीं है, यानी 3 लाख जनसंख्या पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है रूरल एरियाज में इंडिया में। जबकि अर्बन एरियाज में 1 लाख के पॉपुलेशन पे 3.6 हॉस्पिटल्स हैं, यानी 3.6 हॉस्पिटल्स हैं, यानी 2 लाख या कहिए कि 3 लाख पे 10 हॉस्पिटल से ज्यादा है। 3 लाख के पॉपुलेशन में जहां पर रूरल एरियाज में इंडिया में एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट की, वहीं अर्बन एरियाज में 3 लाख के पॉपुलेशन पे 10 हॉस्पिटल से भी ज्यादा हैं अर्बन एरियाज में। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रूरल अर्बन डिवाइड है। यानी अर्बन एरियाज में हॉस्पिटल्स की संख्या रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स की संख्या से 10 टाइम्स ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है वो। अब इससे भी बड़ी बात एक और समस्या क्या आती है कि विलेजेस में यानी कि रूरल एरियाज में जो स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर है वो बिल्कुल मिसिंग है, बिल्कुल नहीं के बराबर उपलब्ध है, बहुत कम है, नहीं के बराबर। यानी स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर की क्या बात करें तो क्या आता है? पीडियाट्रिक्स यानी जो बच्चों की देखभाल करने वाले डॉक्टर, गायनेकोलॉजी जो प्रेगनेंसी के में बच्चों की डिलीवरी से डील करते हैं या महिलाओं की बीमारियों से डील करते हैं, उन्हें हम गायनेकोलॉजी कहते हैं उस फील्ड को। तो वैसे डॉक्टर्स जो जिसे गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाएगा, वो गायनेकोलॉजिस्ट की संख्या बहुत कम है। एनेस्थीसिया, सर्जरी के दौरान हमें बेहोश करना पड़ता है, तो वो जो बेहोश करने का काम करते हैं उन्हें हम उस फील्ड को, वैसे एरिया को हम एनेस्थीसिया कहते हैं और डॉक्टर्स को एनेस्थेसिस्ट कहते हैं। उनकी संख्या नहीं के बराबर है। एंड ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि जो जन्मजात बच्चों की देखभाल करते हैं डॉक्टर्स, वैसे संख्या। तो इस तरीके की जो स्पेशलाइज्ड केयर है, अगर इससे भी बढ़े तो कार्डियक डॉक्टर्स जो कार्डियक स्पेशलिस्ट होते हैं यानी जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो भी नहीं है रूरल एरियाज में। इसी तरीके के जो और दूसरे स्पेशलाइज्ड हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी टीबी या इस तरीके के बीमारी के इलाजों के लिए, वो भी डॉक्टर्स नहीं है। तो अगर आप देखा जाए तो रूरल एरियाज में जो भी स्पेशलाइज्ड केयर है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, उनकी संख्या नगण्य है, 0 के बराबर है। एक और जो बहुत बड़ी समस्या है वो ये है कि जो जितने भी डॉक्टर्स हर साल एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करके पास करते हैं, उसमें से लगभग 20%, 20% जो डॉक्टर्स हैं वो पास करके कंट्री छोड़ करके बाहर दूसरे देशों में, विदेशों में चले जाते हैं काम करने के लिए। और जो ज्यादा बचते हैं, ज्यादातर बाकी के 80% में, उसमें से भी 99% जो डॉक्टर्स हैं, 80% जो बच गए, उसमें से जो 99% हैं, यानी 80% में से समझ लीजिए कि आप 75% या 78% डॉक्टर्स वो अर्बन एरियाज में काम करने को चले जाते हैं या अर्बन एरियाज में काम करना चाहते हैं। कोई भी डॉक्टर रूरल एरियाज में टिकना नहीं चाहता, कोई भी डॉक्टर रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स में या हेल्थ सेंटर्स में काम करना नहीं चाहता। इस वजह से डॉक्टर्स की बेहद कमी हमारे रूरल एरियाज में है। अब इसका नतीजा ये होता है कि जो रूरल एरियाज में प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल खुल गए हैं, वो मनमानी चार्ज कर रहे हैं। उसके वजह से क्या होता है कि जो पुअरेस्ट पॉपुलेशन है, पुअरेस्ट 20% नीचे से जो सबसे गरीब तबका है, वो सबसे गरीब तबका यानी लगभग 20% पॉपुलेशन का है, हमारे पूरे पॉपुलेशन का 20% हिस्सा, वो जो सबसे गरीब है वो अपने इनकम का 12% वो जो है वो हेल्थ केयर पे खर्च कर रहा है अपने जेब से। जबकि रिच पीपल जो है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में सिर्फ अपने इनकम का 2% इनकम वो अपने हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ किस तरीके का रूरल अर्बन या रिच एंड पुअर डिवाइड है हेल्थ सेक्टर्स का, हेल्थ केयर का। अब आइए एक नजर डालते हैं कि हमारे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में लोगों की
हेल्थ स्टेटस क्या है, हेल्थ की क्या कैरेक्टरिस्टिक। तो अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ हम इसे शॉर्ट में कहते हैं, यानी जन्म के समय एक व्यक्ति की कितने साल तक जिंदा रहने की उम्मीद है। तो वो 51 में 50 इयर्स के लगभग में थी, जो आज बढ़ करके 68.5 इयर्स यानी 69 के लगभग में हो गई है, जिसमें से मेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आज इंडिया में वो है 67.3 इयर्स, जबकि फीमेल के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंडिया में वो 69.8 इयर्स है। हालांकि ये अभी भी जो ग्लोबल एवरेज है 71 इयर्स का उससे पीछे है, लेकिन फिर भी काफी सुधार उस मुकाबले हुआ है। अब जो दूसरी रेट है जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी, डेथ रेट। अब डेथ रेट किसे कहते हैं? ये है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन, यानी 1000 की जनसंख्या में हर साल कितनी डेथ होती है। तो अगर 1000 की जनसंख्या में डेथ कम लोगों की डेथ हो तो इसे कहा जाता है कि हमारे यहाँ हेल्थ स्टेटस लोगों का अच्छा है और हेल्थ सर्विसेज अच्छी है। अब डेथ रेट का में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 75 सालों में। अगर देखा जाए तो 1951 में जो डेथ रेट क्या थी 27.4, यानी 1000 लोगों में 27.5 लोगों की हर साल डेथ हो रही थी, जो कि अभी घट करके 2015 में वो 7.6 पर आ गई है। यानी 2015 में 1000 की जनसंख्या पे सिर्फ 7.6 पर लोगों की डेथ हो रही है, जो कि पहले के मुकाबले में काफी कम है। अब एक और जो फैक्ट है जो हमें जानना चाहिए वो ये है कि हेल्थ केयर में, हेल्थ सेक्टर पे इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी का कितना परसेंट है। वो जितना भी जीडीपी का जितना वो ज्यादा हाई परसेंटेज होता है वो अच्छा माना जाता है। आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज में, दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में ये जीडीपी का काफी बड़ा हिस्सा होता है, 10%, 12%, कहीं पे 15%, या किसी कंट्री में आपको 20% भी दिखेगा कि जीडीपी का 10 या 12 या 15% हिस्सा हेल्थ केयर पे खर्च किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये पिछले 75 सालों में काफी बढ़ा है, लेकिन आज भी ये सिर्फ और सिर्फ 4.9% ऑफ दी टोटल जीडीपी है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज के या दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले काफी कम है। अब आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पे नजर डालते हैं, वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? ये वो रेट है जो कि एक साल में हमें बताता है कि अगर 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है, उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि एक साल की उम्र पूरा करने के पहले, एक साल की उम्र पूरी करने के पहले उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर ये रेट कम होता है तो वो ये शो करता है कि हमारी हेल्थ केयर, हमारे यहाँ हेल्थ सर्विसेज अच्छी है, और अगर ये हाई हो तो ये शो करता है कि हमारे यहाँ हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं है। अब अगर देखा जाए तो इंडिया में आईएमआर जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो पहले 146 हुआ करता था, जो कि आज घट करके 40 रह गया है पर 1000 लाइफ बर्थ, यानी 1000 बच्चों के जन्म पे 40 बच्चों की अभी भी डेथ हो जाती है एक साल की उम्र पूरी करने के पहले। हालांकि ये पहले के मुकाबले काफी कम है, लेकिन अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज या दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके मुकाबले ये अभी भी 4 गुना या 4 टाइम्स ज्यादा है। उन कंट्रीज में आज भी ये आईएमआर वो है 10 या 10 से नीचे ही पाया जाता है। इंसिडेंस ऑफ डेडली डिजीज, तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि बहुत सारे डेडली डिजीज में जैसे टीबी या कैंसर या एचआईवी, इनमें काफी कमी आई है इनके इंसिडेंस रेट में, यानी कि इनके लोगों को, इनके जितने जो नए लोग इस तरीके की बीमारियों से प्रभावित पाए जाएंगे, इन्फेक्टेड पाए जाते हैं, उनकी संख्या में काफी कमी आई है। जैसे सबसे ज्यादा कमी आई है टीबी में, उसी तरीके से दूसरी संख्या में कमी आई है वो है एचआईवी में, तीसरी मलेरिया एक बीमारी है जो कि वो काफी उसमें कमी आई है इंडिया में। हालांकि इसके बावजूद भी यूरोपियन कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले ये जो इंसिडेंस रेट है टीबी की, एचआईवी की या मलेरिया की या डेंगू की, ये हमारे यहाँ अभी भी इन दूसरे कंट्री, एडवांस्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले काफी संख्या अधिक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2003 में 5.5 लाख लोग टीबी से उनकी डेथ हुई थी, और
1,20,000 लोगों की मलेरिया से डेथ हुई थी, जबकि 78,600 लोगों की डेथ HIV नामक बीमारी से हुई थी। एक जो तीसरा बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है वो है न्यूट्रिशन लेवल, यानी कितने बच्चों की न्यूट्रिशनल लेवल जो है, स्टेटस जो है वो अच्छी है, और कितने बच्चों की न्यूट्रिशनल स्टेटस खराब है, यानी कि उसे हम कहते हैं कि वो बच्चे मैल नरिश्ड है, यानी उसे मैल न्यूट्रिशन से वो सफर कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के हिसाब से ये संख्या बहुत अधिक है इंडिया में, और इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग कंट्रीज है वर्ल्ड में, जहाँ पे मैल नरिश्ड बच्चों की संख्या, यानी कि वैसे बच्चे जो मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे हों, वो उनकी संख्या काफी अधिक है। मैल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर उम्र में बच्चे की जो उम्र के हिसाब से वजन होनी चाहिए उससे कम वजन हो, तो उसे हम मोटे तौर पे ब्रॉडली उसे हम मैल नरिश्ड चाइल्ड कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से इंडिया में आज भी जो है वैसे बच्चे जो जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उसमें 44% यानी लगभग आधे बच्चे जो हैं वो अंडरवेट है, यानी कि उनकी उम्र के हिसाब से जितनी वजन होनी चाहिए उससे कम है। तो अगर मान लिया जाए कि 5 साल से नीचे के बच्चे का अगर हम एक उदाहरण लें तो 2 साल के बच्चे की आइडियल वेट अगर मान लिया जाए कि 11 किलो होनी चाहिए, तो 11 किलो से मतलब लगभग ऐसे आधे बच्चे ऐसे हैं जिनकी 2 साल की उम्र में 11 किलो वजन नहीं होकर के उससे कम वजन है, यानी 8 किलो या 9 किलो या 10 किलो या 7 किलो वजन हो सकता है। और लगभग 72% ऑफ द इन्फेंट्स यानी 1 साल के कम बच्चे में, और 52% जो मैरिड वुमेन है वो अनीमिया नामक बीमारी से ग्रसित है, यानी अनीमिया यानी खून की कमी, शरीर में खून की कमी होती है, शरीर के अंदर जितना खून होना चाहिए, जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए उससे कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 75% बच्चे इन्फेंट्स जो हैं वो इन्फेंट्स यानी 1 साल से कम के बच्चे, वो उनमें 75% जो बच्चे हैं उनमें खून की कमी है। और जो मैरिड वुमेन है यानी जिनकी शादी, ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है, जिन्हें 1 बच्चा है या 2 बच्चा है या 2 से अधिक बच्चे हैं, उनमें 52% यानी कि आधे महिलाओं में खून की कमी है। और मैल न्यूट्रिशन और इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वैक्सीन की वजह से इंडिया में लगभग 2.2 मिलियन यानी 22 लाख बच्चों की हर साल डेथ हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है हमारे यहाँ मैल न्यूट्रिशन की, मतलब मैल न्यूट्रिशन से सफर करने वाले बच्चों और महिलाओं की क्या स्थिति है। और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, काफी काम किया गया है, काफी संख्या में कमी भी आई है, ऐसा नहीं है, मैल नरिश्ड चिल्ड्रन की संख्या में काफी कमी आई है, फिर भी आज भी जो है लगभग आधे बच्चे जो हमारे यहाँ 5 साल से कम उम्र के बच्चे, लगभग 44% ऐसे हैं जो कि अंडरवेट है, यानी कि मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी कमी आई है, लेकिन अभी भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी अधिक है। तो इस तरीके की ये स्टेटस नजर आती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जो पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं इसे अगर आप नोट कर ले तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर भी इससे कवर हो जाएंगे। मैंने इस तरीके से ही पॉइंट्स बनाया है कि लगभग जो सभी क्वेश्चंस इस चैप्टर में आएंगे वो इन सारे पॉइंट्स से कवर हो जाएंगे। थैंक यू।